हेलो दोस्तों, यूपी लेखपाल 2026 में आपके भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 5 नंबर के होंगे। मैं आप लोगों को वन शॉट मैराथन में ये सारे क्वेश्चन कराऊंगा भारतीय संविधान से और फास्ट रिवीजन कराऊंगा और आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा। सारे क्वेश्चन इसी वीडियो के अंतर्गत मैं आपको याद भी करवा दूंगा। मैं 2 पार्ट में ही कंप्लीट भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान कंप्लीट रिवीजन करा दूंगा, जो आपको 2x पे अगर देखोगे तो 1 घंटे के अंदर अंदर आप देख सकते हो। 2 घंटे में 2 पार्ट में करवाऊंगा, ठीक है। देखो, जिसमें मैं आप लोगों को फ्री पीडीएफ भी दूंगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लाऊंगा, पीवाई क्यू होंगे ट्रिक के साथ। जो अगर नहीं याद हो रहे वो ट्रिक के साथ याद करेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे। मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। जिसमें मैं आप लोगों को फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, एकदम 100% सिलेक्शन वाले क्वेश्चन होंगे। तो इसलिए वीडियो को आप लोग कंप्लीट वॉच कीजिएगा, चाहे 2x पे देखिएगा चाहे 1.5x पे देखिएगा। मैं क्या क्या इसमें करवाने वाला हूं, देखो आप लोगों को बताता हूं। वन शॉट मैराथन में आपको मैं फास्ट रिवीजन कराऊंगा। अगर आपने भारतीय संविधान कहीं से पढ़ रखा है पहले से ही, रिवीजन के तौर पर ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बढ़िया आपके साथ रहेगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है, ऐसे ही थोड़ा ओवरऑल ऊपर ऊपर पढ़ा है, तब भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। मैं इसी वीडियो के अंतर्गत सारे क्वेश्चन याद करवा दूंगा, जिसमें आप लोगों को मैं वन लाइनर दूंगा, एमसीक्यू भी क्वेश्चन कराऊंगा और इस क्लास की मैं फ्री पीडीएफ दूंगा, ठीक है। कब फ्री पीडीएफ दूंगा? जैसे ही हमारे वीडियो पर 100 लाइक आ जाएंगे, मैं आप लोगों को फ्री पीडीएफ टेलीग्राम लिंक पर डाल दूँ। टेलीग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो टेलीग्राम ज्वाइन करना, वहाँ पर मैं डाल दूंगा। और देखो, फ्री पीडीएफ जब भी मिलेगी जब 100 लाइक हो जाएंगे, जिस समय हो जाएंगे मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों के पास, भाई बहनों के पास, जिसको ज़रूरत है, ठीक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, जिसमें मैं आप लोगों को भारत में संवैधानिक विकास पढ़ाऊंगा, संविधान चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा, एकदम चैप्टर वाइज। संविधान सभा पढ़ाऊंगा, संविधान सभा की प्रमुख समितियां पढ़ाऊंगा, संविधान की प्रस्तावना पढ़ाऊंगा, फिर संविधान की विशेषताएं पढ़ाऊंगा, संविधान के स्रोत, संविधान के भाग पढ़ाऊंगा, संविधान की अनुसूचियां पढ़ाऊंगा, फिर संविधान के अनुच्छेद पढ़ाऊंगा और संघ और उसके राज्य पढ़ाऊंगा, नागरिकता के बारे में बताऊंगा, मूल अधिकार के बारे में बताऊंगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताऊंगा। एकदम चैप्टर वाइज होगा, तो इससे आसानी रहेगी आपको चीज़ें समझने में। मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ाऊंगा। भारतीय संसद है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यसभा है, लोकसभा है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, संसदीय समितियां हैं, सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, राज्यपाल है और मुख्यमंत्री है। ये सारी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को कंप्लीट, एकदम कंप्लीट पढ़ा दूंगा, सारा का सारा, ताकि आप लोगों को, देखो 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे तो उतना ब्रॉड भी नहीं पढ़ना है, तो एकदम रिवाइज करना है। तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। देखो, चैप्टर वाइज मैं लाया हूँ, सारी चीज़ें चैप्टर वाइज पढ़ाऊँगा और जल्दी जल्दी आप लोगों को रिवाइज कराऊँगा। तो इसलिए वीडियो को वॉच कीजिएगा, 2x पे देख लीजिएगा या 1.5x पे। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में आप लोग पीडीएफ लिखकर ज़रूर भेजिएगा। जब आप कमेंट में पीडीएफ लिख के भेजेंगे तो मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो देखिए, पहला हमारा चैप्टर है भारत में संवैधानिक विकास कैसे हुआ। संविधान का विकास कैसे हुआ भारत में, कहाँ से सोच आई और क्या इसके पीछे की प्रक्रिया थी। तो देखिए, इस पे हम पूरा चर्चा करूंगा। जल्दी से पढ़ता हूँ। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ, सीधे क्वेश्चन में आएगा आपका। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 1773 में, 1775 में, 1784 में, 1778 में। तो आपका सही आंसर होगा 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? 1773 में। अब ये पूछ रहे हैं, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया? भारत के गवर्नर जनरल जो होता था, तो एक एक्ट पारित किया गया कि अपने समिति के अगर उसने निर्णय लिए हैं और वो सही नहीं उसे लग रहे, तो वो अस्वीकार भी कर सकता है। तो एक्ट आया था 1786 का, अमेंडमेंट एक्ट। तो 1786 का जो एक्ट आया था, उसके तहत ये बोला था जो गवर्नर जनरल होगा भारत का, वो अपने निर्णय जो लिए हैं उसने समिति में, वो अस्वीकार भी कर सकता है। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था? तो 1858 में, क्योंकि 1857 में क्या हुई थी, क्रांति हुई थी, जिससे बहुत डिसऑर्डर पूरा हो गया था, डिसेस्टर हुआ था। तो क्या हुआ था, सीधे ब्रिटेन वहीं से कमांड करता था इंडिया को। तो जो रानी थी
इंडिया की जो विक्टोरिया रानी थी वो इंडिया में सीधे शासन वहीं से करती थी। तब उनको कमान नियुक्त की गई थी 1858 में, जब थोड़ा शांति हुआ 1857 का क्रांति। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। पृथक निर्वाचन प्रणाली के लिए कौन सा सुधार लाया था? मार्ले मिंटो। तो देखो, मार्ले मिंटो सुधार बिल कब आया था? 1909 में। अब इसको याद करने की ट्रिक कैसे? 1909 मार्ले मिंटो मतलब मिनटों में मार ले। तो भाई अगर किसी को आप मिनटों में बहुत मारते हो तो वो क्या कहेगा? नो 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 मत मारो, नो 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 नो, लास्ट में डिजिट 9 है, 9 9 9 9, ठीक है। तो इसका मार्ले मिंटो 1909 में, 9 मार्ले 9, तो 1909। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। मतलब जो मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल जो है मार्ले मिंटो सुधार द्वारा ही लाया गया था। 1909 का कौन सा आया था? मार्ले मिंटो सुधार आया था। कि इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। मार्ले मिंटो 1919 वाला जो एक्ट आया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, इसमें प्रावधानों का क्या सार था? कि इन्होंने ये बोला था मॉन्टेग्यू ने कि प्रांतों में दोहरा शासन हो, प्रांतों में दोहरा शासन की इन्होंने व्याख्या दी थी। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो देखो, भारत का संविधान लागू होने तक, स्वतंत्रता के पश्चात, बाद में भी इसका शासन चलाया गया 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया। और 1935 के अधिनियम का ही पूरा इफेक्ट हमारे भारतीय संविधान पर पड़ा है। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की। अब देखो, मैं आप लोगों को याद कर पाता हूँ ट्रिक से। भाई भारत पर इंग्लैंड का राज था, इंग्लैंड का राज था। जब हम लोगों को आज़ादी के समय पूछ रहे हैं, तो उस समय आज़ादी के समय जब हम लोगों को आज़ादी मिलने वाली, तो इंग्लैंड में लेबर पार्टी थी, क्योंकि इंग्लैंड हम लोगों पर काम करवाता था, है ना। और अपने आप तानाशाही में रहता था, हम लोगों से काम कैसे करवाता था? लेबरों की तरह काम करवाता था। तो लेबर पार्टी, ऐसे थोड़ा याद करो, इंग्लैंड इंडिया में लोगों से काम लेबरों की तरह करवाता था, लेबर की तरह, तो लेबर पार्टी इंग्लैंड में थी। केंद्र में द्वय शासन प्रणाली को किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? द्वय शासन प्रणाली, केंद्र में द्वय शासन प्रणाली किस अधिनियम के तहत लाई गई? भारत सरकार अधिनियम 1935। भाई देखो, आपको रिवाइज करना है और जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि टाइम कम बचा है और 5 नंबर का आता, उतना ब्रॉड भी नहीं, लेकिन हाँ देख लेना है, बढ़िया तरीके से याद करना है। देखो, एमसीक्यू भी मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा आप लोगों को, इसमें वन लाइनर कराऊंगा, पार्ट 2 में एमसीक्यू करवा दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को याद हो जाएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे पार्ट 2 आएगा आपको एमसीक्यू इस वन लाइनर जैसे आप पढ़ रखे हैं, तो एमसीक्यू जब आप पढ़ोगे तो आप लोगों को एकदम याद होता चला जाएगा। किसी अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935 अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो देखो, सर्वोच्च न्यायालय सबसे पहले कहाँ बना था? कलकत्ता में। लेकिन किस अधिनियम के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, ये तो सबको पता रहता है, सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में बना था। लेकिन किस एक्ट के द्वारा बना था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा बना था। किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया? चार्टर एक्ट 1833 वाला। तो इन्होंने ये चार्टर एक्ट 1833 आया, इन्होंने भारतवासियों को भी अपने देश के प्रशासन में, जो प्रशासन है उसमें भी हिस्सा ले सकते हैं, तो ये चार्टर एक्ट 1833 वाला। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? भारत का जो संघीय न्यायालय था वो 1937 में स्थापित किया गया था। अब केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था? द्विसदनीय विधायिका कौन लाया था? वो एक्ट था 1919 का एक्ट, जो केंद्र में द्विसदनीय विधायिका लाया था। अब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है?
भाई 1935 वाला जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो क्यों महत्वपूर्ण है? ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। मैंने बोला ना, इसका सबसे ज़्यादा संविधान पर, हमारे भारतीय संविधान पर इफेक्ट पड़ा है। सबसे ज़्यादा चीज़ें यहाँ से ग्रहण की गई हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया? 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम। इस अधिनियम में ऐसा बोला कि ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़ दिया। वो तो यार छोड़ेगा, वो तो अपनी कंपनी को प्रॉफिट देगा ना। तो ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़ दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। अब देखो, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई या प्रदान की गई? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 वाला। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? कि भारतीय विधान परिषद भी बजट पर बहस कर सकती है, तो एक भारतीय परिषद अधिनियम आया था 1892, उसके तहत कर सकती है। राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो कहाँ से उसे शक्ति मिली है? तो भारत सरकार का जो अधिनियम है 1935, वहाँ से मिली है। यहाँ से काफ़ी स्रोत हम लोगों ने संविधान के लिए इकट्ठे किए हैं। किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया है? 1935 का भारत सरकार अधिनियम। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? भाई पहले बर्मा, जिसे अब इस टाइम में हम लोग म्यांमार बोलते हैं, तो बर्मा पहले भारत का ही हिस्सा हुआ था, लेकिन किस अधिनियम के तहत अलग हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बर्मा जो था वो भारत से अलग हो गया था। तो देखिए, ये मैंने संवैधानिक विकास पढ़ा है। संवैधानिक विकास पढ़ने के बाद देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। भारत की देखो संविधान सभा के बारे में पढ़ूंगा और जल्दी से रिवाइज कर दूंगा। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? जो भारत की संविधान सभा गठित की गई, लेकिन इसका आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो क्वेश्चन भी पूछते हैं कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 1946 में आया था। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत, जो 1946 में आई थी। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? कैबिनेट मिशन ने डिसाइड किया कि भाई देखो, संविधान सभा का हम लोग संविधान बनाएंगे, तो संविधान बनाने के लिए संविधान सभा होनी चाहिए। उसमें इन्होंने कहा टोटल कितने कैंडिडेट होने चाहिए? बोले 389 कैंडिडेट होने चाहिए। इतने इन्होंने सदस्यों को निर्वाचित करने के लिए बोला। अब देखिए, संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? प्रांत जो थे, उस समय प्रांत हुआ करते थे, जो उसमें जो विधानसभा होती थी, विधानसभा द्वारा इलेक्टेड किए जाते थे, ये लोग चुने जाते प्रत्यक्ष रूप से। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत का सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व था। जैसे हम लोगों का यूपी संयुक्त प्रांत बोलते थे, फिर बाद में उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है। तो संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। भाई प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुने जाते थे, लेकिन किस प्रांत के ज़्यादा कैंडिडेट थे? वो थे संयुक्त प्रांत के। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग ही नहीं लिया था? हैदराबाद ने। हैदराबाद बोलता था मुझे अलग एक देश चाहिए, मैं खुद अपना अलग देश बनूंगा। अरे भाई कैसे बनेंगे? सरदार वल्लभ भाई ने ठोंक ठोंक के इन्हें अपने भारत में मिला लिया फिर, है ना। तो हैदराबाद प्रांत के रियासत ने भाग नहीं लिया था। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल द्वारा ये इलेक्टेड हुए थे बी.आर. अम्बेडकर जी संविधान सभा में, ठीक है। भारतीय संविधान को किसने बनाया था? संविधान सभा ने बनाया था। संविधान सभा में भाई काफ़ी कैंडिडेट थे, सब लोगों ने बनाया था। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना होती है। और
सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। जैसे मान लो संविधान सभा गठित हुई, बोले भाई 9 दिसंबर को सब लोग यहाँ पर आ जाना, तो पहले दिन क्या होता है कि ज़्यादा लोग नहीं जा पाते हैं, तो अस्थायी तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा को चुन लिया था, क्योंकि ये बुजुर्ग थे तो इन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को। बाद में स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान सभा का पहला सत्र आपका 9 दिसंबर 1946 को जो है हुआ था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्यों इन्हें चुना गया था अस्थायी सदस्य? क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग थे सभा में। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है और 1946 को किस संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। फिर 2 दिन बाद 9 दिसंबर के बाद में 2 दिन बाद 11 दिसंबर को फिर दूसरी बैठक हुई, उसमें स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी रहे। संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? प्रारूप समिति की जो नियुक्ति की गई थी 20 अगस्त 1947 को की गई थी। प्रारूप समिति कब बनी थी? 20 अगस्त 1947 को। अब देखो, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर थे। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? एक समिति बनाई गई थी, जैसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर जी। ऐसे संघीय समिति बनाई गई थी, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो संवैधानिक सलाहकार, भाई देखो मैं ये चीज़ ऐड कर रहा हूँ, तो ऐड कर रहे हैं, सही है कि नहीं सही है, तो सलाह लेने जाते थे। किससे? BN राव से सलाह लेते थे हम लोग, ठीक है, मतलब संविधान सभा के कैंडिडेट। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष कौन थे? वो थे प्रथम सभा के मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी। संविधान सभा को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान को किसने अपनाया? संविधान सभा ने अपनाया, क्योंकि सबने मिलकर बनाया। फिर बोले ठीक है, हाँ कोई गलतियां नहीं है, फिर अपना लिया गया, सबने सिग्नेचर कर दिए। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था जनवरी 22, 1947 में। जनवरी 22, 1947 में। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। राष्ट्रीय झंडे को कब अपनाया गया था? जुलाई 1947, वो भी 22 जुलाई को। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकृत किया था? 22 जुलाई 1947 को। देखो आ ही गया नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया था। कंप्लीटली पारित नहीं किया था, मतलब पूर्ण संविधान पारित नहीं किया था, कुछ आर्टिकल लागू कर दिए थे, और बाद में 26 जनवरी 1950 को कंप्लीटली पारित हुआ था संविधान। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? देखो, जब संविधान हम लोगों का बनके तैयार हुआ था तब उस समय 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थीं। अब करीब में 450 के करीब में आर्टिकल बन गए हैं और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। 12 अनुसूचियां हो गई हैं। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन पूर्ण रूप से कब लागू किया था? 26 जनवरी 1950 को। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था क्रिप्स मिशन द्वारा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव क्रिप्स मिशन द्वारा भी पारित किया गया था, लेकिन ये फैल रहा इसलिए फिर कैबिनेट मिशन लाया गया था 1946 में। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा संविधान बनाने में? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 11 18
2 11 18 ऐसे याद कर लो, 2 11 18। अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां थीं उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि 5 क्वेश्चन आते हैं तो इसलिए हम लोगों को जल्दी जल्दी पढ़ना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ही। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि संविधान सभा की संघ संविधान समिति, जहाँ पर संघ लग जाए वहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू मारिएगा अध्यक्ष। संविधान सभा की प्रांतीय प्रांतीय और प्रांतीय, देखो प्रांतों को मिलाने का काम किसने किया था? हैदराबाद प्रांत अलग था, जूनागढ़ अलग था, तो इन सबको मिलाने का काम किसने किया था भाई? एकीकृत किसने किया था भारत को? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष जिन्हें बोलते हैं। जहाँ पर प्रांतीय समिति आ जाए तो वहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल आप लोग लगाइएगा। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के सलाहकार के रूप में अध्यक्ष जो समिति बनाई गई थी वो उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के कितने अन्य सदस्य थे? 6 सदस्य थे। अब देखो क्वेश्चन ये पूछा जाए कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो 7 थे, जिसमें 1 लोग अध्यक्ष थे और 6 लोग सदस्य थे, ठीक है। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूपी समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947 को इन्होंने गठन किया था। KM मुंशी किससे संबंधित थे? क्योंकि ये सदस्य थे, प्रारूपी समिति के सदस्य थे KM मुंशी, है ना। मंत्री संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखो याद कैसे करना है। झंडा, जिसका झंडा होगा वही राज करेगा, जिसका झंडा होगा वही राज करेगा, तो झंडा जिसका वही राज करेगा। राज से राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। अब हम लोग पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना। देखो हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा नहीं ब्रॉड में पढ़ रहे हैं क्योंकि 5 क्वेश्चन आता है, पढ़ना बहुत कुछ है, और मैं हर चैप्टर वाइज जैसे जो भी आपका आता है सबका मैं मैराथन कराऊंगा, जिसमें 1-1.5 घंटे के अंदर कंप्लीट पूरा मैं उसका फिनिश करूंगा। जैसे अर्थव्यवस्था है तो पूरा कंप्लीट कराऊंगा, ग्राम समाज है पूरा कंप्लीट कराऊंगा, तो हर एकदम चैप्टर वाइज जो भी आपके चैप्टर दे रखे हैं कि यहाँ से 5 का आएगा, यहाँ से 10 का कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। अब देखिए प्रस्तावना के बारे में पढ़ता हूँ। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? तो प्रस्तावना को भारत की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना का मतलब ये होता है कि पहले से ही ये चीज़ यहाँ पर होगी, ये चीज़ वहाँ पर होगी, क्या शामिल किया गया वो पहले से हम लोग मेंशन कर देते हैं। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर। भाई जब इसका फर्स्ट पेज ही अच्छा होगा तो आगे अंदर भी मटेरियल भी तो अच्छा होगा। मेनू जैसे हम लोग होटल पे जाते हैं, मेनू देते हैं क्या क्या चीज़ है इसके अंदर, क्या होटल में मिलेगा आप खाओगे, तो वो प्रस्तावना में होता है, ठीक है। भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग हैं, हम भारत के लोगों से संबंध शुरू होती है। भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है भारत का कोई भी विशेष धर्म नहीं होगा और किसी विशेष धर्म को ये सपोर्ट नहीं करेगा, इसलिए हम लोग धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको प्रियोरिटी दी जाएगी। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, एक धर्म को प्रमोट नहीं करना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं ये लाइन कौन सी सही है। एक प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। अब देखिए भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ऐसा नहीं एक वंश का ही शासक बन रहा है। मान लो जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी का फिर बाद में लड़का आएगा, फिर मोदी जी के लड़के का लड़का आएगा, ऐसे जैसे मान लो कांग्रेस में एक वंशानुगत चलता रहा। अब जैसे जवाहरलाल नेहरू हुए, इंदिरा गांधी हुई, राजीव गांधी हुए, सोनिया गांधी हुई, मतलब गांधी परिवार ही चलता रहा, वो वंशानुगत चलता रहा, लेकिन गणतंत्र था। देखो जिसमें क्वालिटी राजा बनने की होगी वही राजा बनेगा,
वंशानुगत राजा नहीं बनेगा इंडिया में। इसी का मतलब गणतंत्र होता है। गणतंत्र का मतलब यही होता है, राजा वही बनेगा जिसके अंदर राजा बनने की क्वालिटी होगी। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। कल्याणकारी राज्य का मतलब जो कमजोर वर्ग हैं उनके उत्थान के लिए कल्याण का प्रबंध करना, ताकि वो लोग भी आगे बढ़ सकें। अब देखिए, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। क्यों गणराज्य माना जाता है? क्योंकि राजा अध्यक्ष का यहाँ पर चुनाव होता है, वंशानुगत नहीं होता है। नहीं अब इनकी डेथ हो गई, अब इनका लड़का आ जाएगा, नहीं, चुनाव होगा। भारतीय संविधान में संवृत्ति सूची किससे संबंधित है? संवृत्ति सूची कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई संवृत्ति सूची। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता शब्द कहाँ से लिए गए? फ्रांस की क्रांति से। अब देखो, फ्रांस में आ रहा फंसना। अब जब आदमी कोई फंसा होता है, कोई आदमी फंस जाए तो वह अपनी स्वतंत्रता चाहता है। फंसा हुआ इंसान क्या चाहता है? स्वतंत्रता चाहता है, और सोचता है कि यार मैं फंसा हूँ और मुझे स्वतंत्रता मिल जाए ताकि मैं समाज में जाके समानता से जी सकूँ, और आपसे गिड़गिड़ाएगा, बंधु भाई मुझे छोड़ दो, ऐसा कहेगा, है ना। तो ऐसा थोड़ा याद करो, मतलब याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। फंसा हुआ इंसान क्या चाहता है? स्वतंत्रता चाहता है, समाज में समानता के साथ जीना चाहता है, और बंधु भाइयों के साथ मिलकर रहना चाहता है। फंसा हुआ इंसान, फंसा फ्रांस। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती हम भारत के लोग शब्दों से। लौकिक मतलब लोगों की ही सार्वभौमिकता है। भाई, पावर किसके पास है? लोगों के पास है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नामों से हुआ है? भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया, ऐसे करके भारत और इंडिया के नाम से हुआ है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? ठीक है, 42वां संविधान संशोधन आया था, जिसमें उद्देशिका का मतलब होता है प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया था, और 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसमें काफ़ी बदलाव किए गए थे। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द जोड़े गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? भारतीय संविधान के किस भाग में? तो संविधान की प्रस्तावना में पहले से ही डिफाइन कर दिया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में। प्रस्तावना के अनुसार सबसे ज़्यादा शक्ति किसके अंदर है? जनता के अंदर है। जब चाहे किसी का शासन पलट सकती है। किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? मतलब महात्मा गांधी जी ने ये कहा कि भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का योगदान रहा है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद में ये पार्टी को ध्वस्त कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। ये महात्मा गांधी जी ने बताया था। किसने कहा था? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ऑस्टिन ने कहा था। ऑस्टिन ने कहा था, ये कथन याद रखिएगा। ठीक है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था। अब कह रहे संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? B.R. अम्बेडकर जी ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। किस बाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। बेरूबारी विवाद जो हुआ था उसमें ये मतलब बहस हुई थी कि उद्देशिका जो है संविधान का हिस्सा नहीं है, तो बेरूबादी विवाद में बोला था। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे संविधान की विशेषताएं। क्या विशेषता है इसमें जो हम लोगों को खास बनाता है? ठीक है। अब देखो, इन्होंने कहा विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किसका है? अपने इंडिया का है, सबसे बड़ा भाई है। भारत के संविधान में भारत को माना जाता है राज्यों का एक संघ। भाई, भारत के संविधान में आर्टिकल 1 में ही लिखा है भारत राज्यों का संघ होगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका अर्थ है उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं होगा, सबको सपोर्ट करेगा, सबको महत्व देगा। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? भारत सरकार अधिनियम 1935 वाले का पड़ा।
अब ये क्वेश्चन पूछ रहे भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं? 350 से अधिक, लगभग 400 हो गए हैं, 400 450 होने वाले हैं। भारत किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? देखो 395 उसी समय थे, यहाँ पर पता नहीं क्यों मिसप्रिंट हो गया, छोड़ो इसको। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई? ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिश का ही हम लोगों पर इफेक्ट पड़ा, वही राज करते थे, वही शासन संसदात्मक प्रणाली अपना ली गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है संविधान। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय अभिभावक है, उसकी रक्षा करता है ना। अभिभावक का मतलब क्या ही हो, क्या होता है? रक्षा करता है, उसकी सेफ्टी करता है, देखभाल करता है। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र क्या है? 18 वर्ष। हालांकि 61वां संविधान संशोधन हुआ, पहले 21 थी, फिर बाद में 18 वर्ष कर दी गई थी। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? सूचियां कितनी हैं? 3 सूचियां हैं। 7वीं अनुसूचियां नहीं पूछी हैं, सूचियां पूछी हैं। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दे रखी हैं, राज्य सूची, संघ सूची, संवर्ती सूची। तो कितनी सूचियां हो गई? 3 सूचियां। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? कुछ एकात्मक और कुछ कठोर। मतलब संरचना ऐसी है भारत की, लचीला भी है ना, मतलब ज़्यादा लचीला है ना ज़्यादा कठोर है, मीडियम है ना। उतनी ना सख्ती से पेश आता है ना उतनी नरमी से पेश आता है। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? तो सबसे पहले लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम जन्म लिया था फ्रांस में। लिखित अध्यक्षात्मक शासन का उद्देश्य सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अध्यक्षात्मक शासन का उद्देश्य सबसे पहले अमेरिका में ही हुआ था। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा? तो भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा? जी ऑस्टिन ने कहा था। जी ऑस्टिन ने ही कहा था। और जी ऑस्टिन ने ही कहा था, जो है भारत कांग्रेस है, कांग्रेस ही भारत है, जी ऑस्टिन ने ही कहा था। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक माना जाएगा ये। अब देखो संविधान के स्रोत, कहाँ से क्या चीज़ें ली गई हैं, किस देश से क्या चीज़ ली गई, उसके बारे में चर्चा करूँगा। चैप्टर वाइज पढ़ाऊँगा जिससे थोड़ा इंटरेस्ट रहता है ना, चैप्टर बदलता रहता है। अच्छा अभी ये पढ़ लूँगा, सारी चीज़ें एकदम कन्फर्म करा दूँगा आपको, यहीं से क्वेश्चन फंस जाएंगे, यकीन मानिएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और PDF चाहिए तो PDF लिख कर भेजिएगा। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? सबसे पहले लिखित संविधान का प्रारंभ अमेरिका से हुआ। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया? तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस से। देखो आदमी जब कर्तव्य करता है और उसका फल नहीं मिलता है तो वो क्या हो जाता है? रूठ जाता है। कर्तव्य भी करे उसका फल ना मिले तो आदमी क्या होगा? रूठ जाएगा। रूठने से रूस याद आएगा। तो कर्तव्य कर रहे हो, फल नहीं मिल रहा है तो रूठ जाओगे। तो कर्तव्य और रूठना एक दूसरे से रिलेशन में, तो रूस से याद रखोगे। ठीक है, आप लोगों को याद करा दूंगा। नीति निदेशक तत्व की प्रेरणा कहाँ से ली गई? आयरलैंड से। नीति निदेशक में नींद जैसा, नीति मतलब नींद है ना। अगर आपको नींद लगी है तो लैंड मतलब जमीन, कहीं पर भी लेट जाओगे जमीन पर, आयार लेट जा है, आयार नींद लगी लेट जा, आयरलैंड। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। अब मौलिक अधिकार उन्हीं के पास होते हैं। देखो गरीब तो आदमी खाली जिंदगी जीता, अधिकार किनके पास होते हैं? अमीरों के पास होते हैं। अमीर अमेरिका। अधिकार तो पूरे हैंडल कौन करता है? अमीर आदमी ही करता है। तो जहाँ पर मौलिक अधिकार की बात आएगी वो अमेरिका लगाओगे। नीति निदेशक आयार लेट जा, आयरलैंड। और कर्तव्य और रूठना एक दूसरे रिलेशन है। भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को किस राज्य से? देखो संसदीय व्यवस्था का असर पड़ा है ब्रिटेन से, क्योंकि ब्रिटेन राज्य करता था हम लोगों पर। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन, देखो मैं आप लोगों को हिंट दूं, जहां पर न्यायिक शब्द फंस जाए तुरंत अमेरिका मारना, जहां पर न्यायिक शब्द फंस जाए। स्रोत में कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया? कानून के समान संरक्षण वाक्य लिया गया है अमेरिका से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक आयरलैंड। ठीक है। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता किस देश से प्रभावित हुए थे?
आयरिश गणतंत्र से। मतलब राज्यसभा में देखो प्रतिभा, अनुभव, सेवा को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। जिसके अंदर प्रतिभा, अनुभव, सेवा का जुनून होगा उसको मतलब प्रायोरिटी दी जाएगी। ऐसा हम लोगों ने आयरिश गणतंत्र से लिया, मतलब आयरलैंड से सीखा है, वहाँ से ये चीज़ें अडॉप्ट की हैं। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? देखो ऐसा बोला गया कि यार संविधान तो बन गया लेकिन इसका संरक्षक कौन रहेगा, कौन इसकी रक्षा करेगा? बोले सर्वोच्च न्यायालय को यार चुन दो, सर्वोच्च न्यायालय जो है इसकी रक्षा करेगा। बोले ठीक है, लेकिन ये मैं कहाँ से अपनाऊँ? बोले अमेरिका के संविधान में भी तो यही कहा गया है, संरक्षक कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय, वहीं से अपना लिया गया। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई? तो समवर्ती सूची कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से था? तो कर्तव्य रूट फॉर रूस, सोवियत संघ से, मतलब जिसे रूस बोलते हैं। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया? संघ। अब देखो संघवाद में आ रहा संघवाद। संघ का मतलब होता है जैसे संघ वो जुलूस निकालते हैं, मतलब ये संघ की मांग नहीं है, गैस की किल्लत हो गई तो फिर एकदम वो जुलूस निकालें, ये है। तो संघ का क्या है? संघ, सब लोग संघ आकर के एक धरना देंगे। तो संघ का हमेशा याद रखना एक नारा होता है, मतलब नारा होता है मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो संघ का क्या होगा? नारा होगा, नारा फॉर कनाडा। ठीक है। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? कनाडा ने। संघात्मक, जहाँ पर संघ शब्द आ जाए, कनाडा। भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित? इंग्लैंड से। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता कौन चाहता है? फंसा हुआ इंसान। कहाँ से ली गई है? भाईचारा, फ्रांस की क्रांति से ली गई। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? ब्रिटेन में हुई थी। हमारे संविधान में मूल अधिकार तो अमीरों के होते हैं। ठीक है। अब देखिए, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश से ली गई हैं? जर्मनी के बीमर संविधान से। आपातकाल का मतलब होता है इमरजेंसी। अगर आपके पास मनी जर जाए तो आपके पास इमरजेंसी लग जाएगी, यार पैसे कहाँ से लूँ? तो इमरजेंसी में कहीं न कहीं से लेने पड़ेंगे। जर्मनी में आ गया मनी जर गई है, आग लग गई, मनी जर गई है, तो जर्मनी। तो अब आपके पास मनी बची नहीं, तो आपके पास आपातकालीन लग जाएगा, इमरजेंसी लग जाएगी, तो कहीं न कहीं से चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। देखो ये याद करने की ट्रिक है, वैसे भी आप याद कर सकते हो। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? राज्य अमेरिका से। अधिकार अमेरिकों के होते हैं, अमीरों के होते हैं। संविधान निर्माता ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया? यूएसए के संविधान से। ठीक है। प्रस्तावना का विचार यूएसए के संविधान से लिया गया, लेकिन भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। प्रस्तावना में जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई, लेकिन प्रस्तावना का प्रावधान अमेरिका से लिया गया। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना, देखो मैंने कहा जहाँ पर संघ आ जाए तो क्या मारोगे? कनाडा। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम कनाडा से लिया गया। अब देखो संविधान के अब हम लोग भाग पढ़ेंगे, किस भाग में क्या है। ठीक है। तो इसलिए भाई मेरे एकदम सही से पूरा देखिएगा वीडियो, 2x पे देख लीजिएगा, कंप्लीट पूरा मैं करवाऊंगा आप लोगों को। अब देखो यार, चीज़ें अगर आपको स्कोर करना है तो थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगा। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, लेकिन अब 25 भाग हो गए हैं, बढ़ गए हैं। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 20 में। भाग 20 में संशोधन की प्रक्रिया भाग 20। अब देखो संशोधन करोगे तो आपसे क्या पड़ेगी? फीस, और फीस से याद क्या आ जाएगा? 20। भाई किसी चीज़ को ख़राब है तो आप उसमें संशोधन करना चाहते तो फीस भी तो पड़ेगी, फीस से याद आएगा 20। और आर्टिकल 368 है। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है? भाग 4 में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है? नीति निर्देशक तत्व, और उसमें नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के बारे में वर्णन किया गया। तो वेरी सिंपल है ना, भाग 4 में।
संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रबंधों के प्रावधान हैं? अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है भाग 21 में। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? भाग 9 में। देखो आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा, बोले अभी पंचायती राज से कुछ रिलेटेड आपने 4 में बताया था, अब 9 में बता रहे हो। देखो यहाँ पर कह रहा है भारतीय संविधान के भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान, पंचायती राज को कैसे चलाना चाहिए, क्या प्रावधान बनाना चाहिए, वो भाग 9 में है। लेकिन भाग 4 में क्या है? ग्राम पंचायत, पंचायती राज नहीं है, ग्राम पंचायत की स्थापना होनी चाहिए, आर्टिकल 40 में कहा गया और आर्टिकल 40 भाग 4 के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन को समझो, यहाँ पर काफ़ी लोग फंसते हैं। पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है भाग 9 में, लेकिन ग्राम पंचायत की स्थापना की बात भाग 4 में की गई। तो यहाँ पर पंचायती राज, वहाँ पर ग्राम पंचायत है। भारतीय संविधान में के किस भाग में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान है? नगर पालिका 9, ना से नगर ना से 9, लेकिन पा से पालिका में का आ रहा है तो का यहाँ पर लगा देना। अब देखिए नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? 4, क्योंकि भाग 4 में है और नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया था। संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख है? भाग 3 में। अब देखो अधिकार में 3 दिख रहा होगा, आप देखो अधिकार को, देखो अधिकार में 3 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? 3, तो 3 भाग में, ऐसा करके याद कर लो। संविधान सभा का भाग 4 किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। संघीय कार्यपालिका की व्यवस्था व्याख्या संविधान के किस भाग में है? संघीय कार्यपालिका, देखो संघीयों को क्या बोलते हैं? यूनियन, यूनियन बोलते हैं, यूनियन, यूनियन, यूनियन बोलते हैं। संघीय कार्यपालिका, संघ को क्या बोलते हैं? यूनियन बोलते हैं। तो यूनियन में कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5। तो ये यूनियन के बारे में किसके बारे में बताया गया? भाग 5 में बताया गया। संविधान के किस भाग में नागरिकता है? अब देखो नागरिकता में नांग आ रहा है, नांग कैसा होता है? ऐसा ही तो होता है। तो ये देखो किसका शेप बन गया? 2 का बन गया। अब देखो संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है 16 में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? भाग 11 अध्याय 1। अध्याय संघ और राज्यों के 11। अनुसूचियां देखिएगा संविधान की। अब अनुसूचियां, नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा संविधान की अनुसूचियां। संविधान सभा की प्रथम प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप समिति में कितनी अनुसूचियां थीं? है नहीं थीं, तो कितनी थीं? 8। अब कितनी है? 12। ठीक है। प्रथम अनुसूची, 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। इसी तरीके से अनुसूचियां जुड़ती रहीं और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? 8 थीं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? 8 थीं। अगर कहे कितनी हैं तो 12 लगाओगे। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? पहला संविधान संशोधन। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। देखो मैं आप लोगों को बताऊं, पहला किससे संबंधित है? भारत राज्यों का संघ होता, इस राज्यों के बारे में बताया गया है। दूसरे में दे रखा है वेतन, तीसरे में दे रखा ओथ, चार में दे रखा राज्यसभा सीटों का बंटवारा, 5 में दे रखा है ST/SC, 6 में दे रखा विशेष प्रावधान, ST/SC का विशेष प्रावधान दे रखा है, और 7 में अनुसूचियां दे रखी हैं, 8 में भाषाएं दे रखी हैं, 9 में क्या दे रखा है? 9वीं अनुसूची में वो जोत से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड है। 10वीं में क्या दे रखा है? दल बदल की व्यवस्था। 11वीं में क्या दे रखा? ग्राम पंचायत। और 12वीं में क्या दे रखा? नगर पालिका। ठीक है। बाकी आप लोगों को इसकी ट्रिक चाहिए, वो भी मैं ट्रिक कमेंट में आपको बता दूंगा, अगर ट्रिक लिख के भेजना। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में? प्रथम अनुसूची में। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में
स्थानों के आवंटन राज्यसभा सीटों का बंटवारा किसमें? चौथी में। 22 भाषाओं के बारे में राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। राजभाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में दे रखा है ना। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं से है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। थी कितनी? 8। दल बदल 10। दल बदल 10। संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिका और 11वीं में ग्राम पंचायत। 11 ग्राम पंचायत, 12 नगर पालिका। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में कौन सी एक राज्य के नामों से है? वो तो पहली अनुसूची है। अब देखो यहाँ पर देखो, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची मैंने आपको बताया था प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान अनुसूचियों में से किस अनुसूची को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? एक को, क्योंकि राज्यों के बारे में एक में ही बताया गया है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? भारतीय संविधान की अनुसूची 80 के बारे में, क्या अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में 5वीं में बताया है। किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बताया 6ठी अनुसूची में बताया गया। तो ये असम, मेघालय, त्रिपुरा। इसकी ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है? ATM में जन जाते हैं। तो A फॉर असम, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मिजोरम, मे फॉर मेघालय। ठीक है। जन मतलब जनजाति का प्रावधान है। जन मतलब जनजाति का प्रावधान है 6ठी अनुसूची में। तो 6ठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य हैं ATM में जन जाते हैं? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ठीक है। अगला देखिए, कोएहेलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? कोएहेलो केस बहुत बढ़िया है, ये आप लोगों ने नहीं सुना होगा, बहुत से बच्चों ने नहीं ये क्वेश्चन पढ़ा होगा। तो कोएहेलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से रिलेटेड है? 9वीं अनुसूची से है। और कौन सी नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? 8वीं अनुसूची नई जोड़ी नहीं गई है। 9वीं जोड़ी गई, 10वीं जोड़ी गई, 11वीं जोड़ी गई, 12वीं जोड़ी गई। 8 तो अनुसूचियां थीं पहले से ही, है ना। दल बदल के बारे में किस में दे रखा है? 12वीं अनुसूची में दे रखा है। अब देखिए संविधान के अनुच्छेद पढ़ेंगे जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और आप लोगों को जो क्वेश्चन याद होंगे, जैसे याद हो रहे हैं आसानी से वो तो ठीक है, नहीं याद हो रहे हैं तो उनको मैं ट्रिक बनाकर आप लोगों को याद करवा दूंगा। देखिए संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से जब संविधान पारित हुआ था तो कुल कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां थीं? 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं। अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में हितों के संरक्षण के लिए कौन सा अनुच्छेद है? अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया? आर्टिकल 29 में बताया गया कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण क्या करना चाहिए। वर्तमान समय भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? देखो 395 ये तो गलत है, लगभग में 450 के करीब में पहुंच गए हैं, और 12 अनुसूचियां हैं, ये सही है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है? भारत राज्यों का संघ होगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार दिया गया है? तो निजता का अधिकार आर्टिकल 21 में दिया गया है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में नागरिकता का प्रावधान है? देखो भाग 2 में है नागरिकता का प्रावधान, लेकिन किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक? 5 से 11 तक प्रावधान है नागरिकता का। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में है। प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के 1 में है। ठीक है, 19(1) बोलो या 19(a) बोलो। ठीक है। अब देखिए मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो ये 24 है। अब देखो शोषण से संबंधित आर्टिकल है 23, 24, लेकिन बच्चों के शोषण से संबंधित है आर्टिकल 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि इंटरनेट की पहुंच लोगों का मौलिक अधिकार होगा, तो इसलिए वो आवाज़ उठाएंगे इंटरनेट जब नहीं पहुंचेगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई? तो का से कर्तव्य और का से 51 कामें। ठीक है, मौलिक कर्तव्य 51 कामें हैं। या ए में इंग्लिश में बोलो, ए में
भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस आर्टिकल में दी गई है? 39 में। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आर्टिकल 39 में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? किस आर्टिकल में कहा गया भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? आर्टिकल 61 में। तो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आर्टिकल करा रहा हूँ, वैसे आर्टिकल तो बहुत याद करने को है, लेकिन हम लोगों को क्या है 5 नंबर प्राप्त करने हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है? तो देखो उपराष्ट्रपति में 3 है, तो उपराष्ट्रपति का जो भी आर्टिकल होगा उसमें 3 जरूर होंगे। ठीक है। 63 में। संविधान के किस अनुच्छेद में, देखो ये भी क्वेश्चन बोला गया है कि राज्यसभा का सभापति कौन होगा? लोकसभा अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 64 में कहा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? 1, 2, 4, 124 आर्टिकल के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है। आर्टिकल 124 में। राष्ट्रपति पर 61 आर्टिकल के तहत महाभियोग चलाया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। संविधान का अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं से। आर्टिकल 312 में क्या है? अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? हिंदी को राजभाषा का दर्जा 343(1) के तहत। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेगा? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 252 के तहत। वहीं राष्ट्रपति शासन लगाएगा 356 के तहत, और वित्तीय आपातकाल लागू करेगा 360 के तहत। राष्ट्रीय आपातकाल 52, राष्ट्रपति शासन 56, वित्तीय आपातकाल 360। अब देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया है? संशोधन 368 में, भाग 20 में। संशोधन करोगे तो क्या देनी पड़ेगी? फीस से याद आएगा 20, आर्टिकल आएगा 368। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध है अस्पृश्यता उन्मूलन का। छुआछूत उन्मूलन के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देशन दे रखा है? पंचायती राज का नहीं, ग्राम पंचायतों, आर्टिकल 40 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान? अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आय का प्रावधान 338(a) में बताया गया है। संसद को संविधान का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 300 संसद को संविधान का अधिकार दिया गया, संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन में भी मिसप्रिंट हुआ है 368 में। ठीक है। अब देखो संघ और उसके राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है? एक राज्य का संघ, भारत एक राज्यों का संघ होगा। आंध्र प्रदेश एक भाषीय राज्य के रूप में गठित हुआ था 1953 में। किस राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसको प्राप्त है? अगर आप किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन करते हो तो वो अधिकार संसद को प्राप्त है। संसद से ही आप बिल जब पास कराओगे तभी परिवर्तन होगा। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होने में विलंबित किया था? मतलब ये शामिल नहीं होना चाहते थे। हैदराबाद था, जूनागढ़ था और जम्मू कश्मीर। फिर बाद में देर हुई लेकिन मिल गए। ठीक है। 500 से अधिक रजवाड़ों देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? 500 से अधिक रजवाड़ों देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए उत्तरदायी, सबको विलय किया, भारत में मिलाया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भाषीय आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 1953 में। पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया था? 1962 में। पुडुचेरी 1962 में भारतीय संघ में मिला है। राज्य
पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या 14,5। वर्तमान में भारतीय संघ और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो देखो 28 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। 28 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश 8। 28 8 याद रखो। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो झारखंड जो है वो बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को। तो झारखंड का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। एमपी से 2000 में कटा था छत्तीसगढ़ कटा था, और यूपी से कटा था उत्तरांचल, जिसका नाम है अब उत्तराखंड। 2000 में ही सब सारे के सारे कटे थे। ये 9 नवंबर 2000 को कटा था। ये भी 2000 में, इसकी डेट नहीं मुझे पता है, लेकिन 2000 में ये 3 राज्य कटे थे। झारखंड कटा बिहार से, छत्तीसगढ़ कटा एमपी से, उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड कटा यूपी से। राज्य पुनर्गठन आयोग कब पूरा किया गया था? 1956 में। अब देखिए नागरिकता के बारे में आप लोगों को बताते हैं। नागरिकता, भारतीय संविधान का कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय नागरिकता एकल नागरिकता है। आप किसी एक देश की नागरिकता ले सकते हो। अगर आप इंडिया की नागरिकता को छोड़कर किसी दूसरे देश की नागरिकता लोगे, स्वतः ही समाप्त हो जाएगी इंडिया की नागरिकता। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? देखो नागरिकता के संबंध में आप कानून बना सकते हैं आर्टिकल 11 के तहत। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता? 2 में। देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? देशीयकरण द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर देशीय द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का है। ठीक है। नागरिकता के लोप होने का एक नियम क्या है? देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर आपकी नागरिकता स्वतः ही लोप हो जाएगी। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई? आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, नागरिकता किस तरीके से खो सकते हैं, इस विषय का पूरा विस्तार जो है 1955 के नागरिकता कानून में दे रखा है। नागरिकता कानून में भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से ली गई है। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अमेरिका में बहुत से लोग रहते हैं, वो अमेरिका के भी नागरिक हैं और अदर कंट्री के भी नागरिक हैं। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? संसद। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे मूल अधिकार। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? अमेरिका से। आर्टिकल कितने में है? 3 में है। ठीक है। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। पहले कितने थे? 7 थे। ठीक है। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है। मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है? 3 में है। भारत के संविधान भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस आर्टिकल 12 से 35 तक है प्रावधान। ठीक है। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? 7। हैं कितने वर्तमान में? 6। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितनी रिट जारी की जा सकती हैं? 5 रिट जारी की जा सकती हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कर सकता है निलंबन। मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको प्रदान किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई करेगा, यही अभिभावक है संविधान का। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या निलंबित किया जा सकता? हाँ, निलंबित किया जा सकता है, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? किन 5 अनुच्छेदों में? तो 14 से 18। 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। अस्पृश्यता का उन्मूलन 17 में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद? प्रेस की स्वतंत्रता 19 में। स्वतंत्रता 19। प्रेस की स्वतंत्रता अधिकार में निहित है भाषण स्वतंत्रता। आप भाषण भी स्वतंत्र तरीके से दे सकते हो। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? आर्टिकल 24। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है अगर उसकी उम्र 14 वर्ष से कम हो। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए
किस न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? रिट। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा रिट जारी किया जाएगा कि नहीं, लागू करो। अगर लागू नहीं है, लागू करो। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? धर्म की पर्ची उठाओ 25 से 28 तक दे रखा है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 में है। 25 से 28 तक आपका प्रावधान है धार्मिक का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का प्रावधान है? आर्टिकल 32 में। किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस को जारी किया जा सकता है? दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। आपका दोष नहीं है, पुलिस ने आपको पकड़ लिया आके और तुमको लग रहा है ये बेफालतू मुझे पकड़ लिया, बोला ठीक है रिंकू को उठा लाओ, और रिंकू गांव में थे 5 लोग, अब जिस दोषी था उसको नहीं उठाया, दूसरे को उठा लाए, तो उसमें क्या है? अब वो तो यार उसे गलत तरीके से पकड़ा गया है, तो वो प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर सकता है। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं। परमादेश में ही हम आदेश देते हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मैंडेमस। कौन सा समादेश किसी आवेद व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाएगा? अधिकार परीक्षा समादेश किसी आवेद व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए अधिकार परीक्षा जारी किया जाएगा। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार हैं किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं रहा, इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? केशवानंद भारती बनाम। हालांकि केशवानंद भारती बनाम ने बोला है कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है, लेकिन बेरूवादी अधिनियम में ये बोला गया प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चे शिशुओं को शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है, जो आपका 21A में दे रखा है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ जारी की जाएगी? उच्चतम न्यायालय मतलब सर्वोच्च न्यायालय में। संविधान के आर्टिकल 17 और 18 में किसका प्रावधान है? सामाजिक समानता 14 से 18 तक, ठीक है, समानता के बारे में बताया गया है। भारत में उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? देखो, मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है, ये गोलकनाथ का मामला जब आया था, गोलकनाथ का जो मामला आया था, इसमें वाद विवाद हुआ था, तब बोला था कि देखो मौलिक अधिकार में आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? संसद। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट का प्रयोग किया जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधान है? वो आर्टिकल 14 में। अब देखिए, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों में 19 से 22 तक है। संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा को। अब देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताएंगे। ये कहाँ से लिए गए थे? आयरलैंड से लिए गए। भाग 4 में है, ठीक है, और 36 से 51 आर्टिकल तक इनका प्रावधान है। अब जल्दी से देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक आयरलैंड से लिए गए। संविधान से किन अनुच्छेद तक है? 36 से 51। संविधान में कल्याणकारी राज्य आदेश दिया जाता है। कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देगा? नीति निर्देशक तत्व देंगे। नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, बाध्य योग्य नहीं है, इन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता है कि नहीं तुम लागू ही करो, ये बाध्य योग्य नहीं है। जब राज्य का मर्जी तब कर सकता है। नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? कुछ का हो जाएगा, हाँ, इसका कुछ से होता है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख किस भाग में? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अब देखो, आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में बताया गया है, और ये 36 से 51 तक आपका आता है
नीति निर्देशक तत्व। संविधान के किस भाग में राज्य न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पृथक का प्रावधान है? न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया जा सकता, आर्टिकल 50 में बताया गया। और 36 से 51 तक क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये प्रावधान किस में किया जाएगा? नीति निर्देशक तत्व में किया जाएगा। मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है? ग्राम पंचायत की स्थापना को समाजवादी माना जाता है। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? राज्य के लिए है। ये राज्य की कल्याणकारी व्यवस्था के लिए है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति से है? मैंने बताया अभी 51 से। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर सकते हैं 50 में। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा में। हालांकि अब उत्तराखंड में भी लागू हो गई है। भारत के संविधान में कहाँ पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान पाए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपन का मौलिक कर्तव्य रहेगा। हमने देखो आप लोगों को अभी है थोड़ा और 1 घंटे से ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो मैं इसका दूसरा पार्ट भी ले आऊँगा, नहीं बनना ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। और मैं आप लोगों को फ्री PDF जब दूंगा, जैसे ही मेरे वीडियो पर 100 लाइक हो जाएंगे, मैं तुरंत ही टेलीग्राम पर ये PDF डाल दूंगा और टेलीग्राम लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। और अगर आपको PDF चाहिए तो PDF लिखकर ज़रूर भेजिएगा। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करना मत भूलिएगा। एक अच्छा सा कमेंट छोड़िएगा, क्या आपको वन लाइनर चाहिए कि MCQ चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।